वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फाइटर 2.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बैच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। हमारा इस चैप्टर में जो डिस्कशन रहेगा उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार उसको समझ लें। बेटा इसमें मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। बट अकेले हैंड रिटन नोट्स से कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसके साथ में आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड करके दे दूंगा। मतलब ऐसे पॉइंट एनसीईआरटी के जो हिडन्स हैं या जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं उनको यहां हम डिस्कस कर लेंगे। एंड जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम एक लाइव लेक्चर लेंगे और लाइव लेक्चर में हम इस चैप्टर के पीवाईक्यूज एंड अदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, हेरिडिटी वेरिएशन या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या आगे आने वाले और भी दूसरे चैप्टर, उन सभी चैप्टर में हमारी अप्रोच यही रहेगी। सबसे पहले हम नोट्स कंप्लीट करेंगे, मींस थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जैसे आज मैं जितनी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसकी एनसीईआरटी भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर एंड होगा एक लाइव लेक्चर लेकर हम उसके पीवाईक्यूज, अदर क्वेश्चंस, आपके डाउट, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहें फाइटर 2.0 बैच के साथ में और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दें जिससे आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर कर सकें। तो बिना देरी किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने यहां पर ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर जब पढ़ा रहा हूं आपको, तो सबसे पहले इसका हम एक बेस बना लेते हैं। हमें प्लांट समझ आ जाए, फ्लावर समझ आ जाए, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, यदि ये सारी टर्म जो चैप्टर के नाम में लिखी हैं, यदि ये हमें जबरदस्त तरीके से समझ आ जाए तो आप समझ लेना फिर चैप्टर पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर.एच. विटेकर के पास में। बेटा आर.एच. विटेकर वो साइंटिस्ट है जिसने इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। ये जो 5 जगत है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अभी हमें बचे 4 जगत, बचे 4 किंगडम्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम रहेगा केवल और केवल किससे? प्लांटी से। बेटा फर्दर इस प्लांटी या पादप को हमने 5 भागों में बांटा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी के लिए हिंदी में आप याद कर लेना शैवाल। ब्रायो एंड टेरिडो सेम है इंग्लिश एंड हिंदी में। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं बेटा अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी बोलने का एक रीजन यहीं पर सिखा देता हूं तुम्हें। बेटा जो फ्लावर का फीमेल स्ट्रक्चर होता है उस फीमेल स्ट्रक्चर में होते हैं 3 पोर्शन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यदि फीमेल पार्ट में ओवरी प्रेजेंट है और ओवरी ने ओव्यूल को कवर करके रखा है, दैट इज इन्हें हम बोलते हैं आवृत बीजी। यदि ओवरी प्रेजेंट ना हो तब इनको कहा जाता है अनावृत बीजी या उनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। बेटा ये जो चैप्टर है इसमें लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन उठेगा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनमें से कौन से प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर सारे ही प्लांट फ्लावरिंग हैं? तो याद रखें जो हमारा एंजियोस्पर्म है उसको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। यहां तक जैसे ही हम पहुंचे तो अब हमें सीखना है प्लांट शब्द का मीनिंग। बेटा प्लांट के लिए मैंने यहां पर 4 पैरामीटर्स आपको लिखकर दिए हैं। यूकैरियोट, बट जैसे ही यूकैरियोट आता है तो इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों जगत आ जाएंगे। बट जैसे ही हम यहां मल्टी सेलुलर लेते हैं तो हमें पता है प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकी हैं, दैट इज यहां बचेगा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आगे आते हैं सेल वॉल की उपस्थिति होना चाहिए, तब बचेगा केवल और केवल फंजाई और प्लांटी। यहां से एनिमेलिया भी गायब हो जाएगा बिकॉज एनिमेलिया के किसी भी मेंबर में
सेल वॉल पाई नहीं जाती है। बट जैसे ही हम यहां आए प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, तो फोटोसिंथेसिस की जो क्षमता है वो प्लांटी में प्रेजेंट है। तो ये चारों पैरामीटर हमें याद रखने हैं। बोले सर यदि हम सिंगल एक पैरामीटर याद कर लें फोटोसिंथेसिस की क्षमता, तो क्या सीधे प्लांट पर पहुंच जाएंगे? नहीं भाई, ये गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। यदि हम ओनली फोटोसिंथेसिस की क्षमता याद रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की क्षमता तो साइनोबैक्टीरिया में भी होती है, और कुछ एक कोशिकीय प्रोटिस्ट होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं? सक्षम। तो यदि हमें प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है देन हमें याद रखना होगा यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन तीनों कामों के साथ साथ हमें यहां बताना होगा फोटोसिंथेसिस की क्षमता भी उपस्थित है। यहां से थोड़े से आगे यदि चलें तो अभी तक हमने फ्लावरिंग प्लांट टर्म का मीनिंग सीख लिया है। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन को या जनन को। बेटा रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैवीय प्रक्रम है। बट यहां ध्यान से समझना, जहां भी ऐसा लिखा होता है जैवीय प्रक्रम, वहां केमिकल एंड फिजिकल, रासायनिक व भौतिक प्रक्रम साथ साथ आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भोजन का पाचन हमारी लिविंग बॉडी में हो रहा है, दैट इज ये भी तो जैवीय प्रक्रम हुआ। लेकिन इस प्रक्रम की शुरुआत होती है भोजन को चबाने से। तो भोजन को चबाने का काम, भोजन को यहां से निगलने का काम, फिर भोजन की हमारी ईसोफेगस में होने वाली मूवमेंट जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, ये सारी मूवमेंट एक फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है, एक भौतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी गति हो रही है यहां। लेकिन आप देखेंगे इसी माउथ में, इसी बकल कैविटी में जब भोजन को चबा रहे होते हैं उसी समय साथ साथ सलाइवा मिक्स हो रही होती है, सलाइवा के एंजाइम उस भोजन पर काम कर रहे होते हैं, दैट इज यहां पर केमिकल फेज भी चल रही है। और ये पूरी प्रक्रियाएं चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, ये दोनों चल कहां रही हैं? बायोलॉजिकल बॉडी में। दैट इज हमने लिखा यह एक जैवीय प्रक्रम है। हमारी आंखों के द्वारा देखना ये भी जैवीय प्रक्रम है, बट साथ ही साथ ये रासायनिक भी है और भौतिक भी है। तो यदि कहीं पर लिखा आ रहा है कि यह एक जैवीय प्रक्रम है, जैसे जनन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज साथ साथ ये केमिकल भी है और फिजिकल प्रोसेस भी रहेगी। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा पादपों के जनन में जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट, मेल में एक संरचना आएगी परागकण, वो परागकण भी में भी रसायन मौजूद है, स्पोरोपोलिनिन हो या पेक्टोसेल्यूलोज हो। बिल्कुल घबराना मत इन शब्दों को सुनकर, आगे हम बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जनन एक जैवीय प्रक्रिया मैंने जब लिखा, इसका मतलब है जनन भौतिक भी है और जनन रासायनिक भी है। तो यह एक जैवीय प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव स्वयं के समान, जैसे मनुष्य का बच्चा या मनुष्य की जो संतति पैदा होती है वो उसी के जैसी दिखती है, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के ही जैसे दिखते हैं, तो संतति अपने समान, या आम के बीज से आम का ही पौधा, आम का ही वृक्ष बनेगा, उससे ऐसा नहीं होगा कि जामुन का पेड़ बन जाए या जामुन से आम बन जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो यह एक जैवीय प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव स्वयं के समान परंतु आकार में छोटी संतति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया जनन। यदि हम जनन के प्रकार की बात करें, बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, अलैंगिक व लैंगिक। देखो हमें तो इस चैप्टर में केवल और केवल लैंगिक जनन समझना है, बट हम यहां डिस्कस करेंगे साथ ही साथ अलैंगिक जनन भी, क्योंकि किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग यदि बनानी है तो आप याद रखें, आप उसको अंतर के फॉर्म में उसी के किसी के साथ तुलना करके यदि उसको पढ़ डालें तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने यहां पर 5 किंगडम देखे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो को हमने बोल दिया ये पुष्पीय पादप है। इस पूरे चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। प्लांट के बारे में हमने समझ लिया, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, और देन अभी अभी पढ़ाई हुई जनन की परिभाषा
और जनन के प्रकार। अब हम आ जाते हैं जनन के प्रकारों पर। तो मैंने यहां पर एक बहुत प्यारी सी टेबल आपको बनाकर दे रखी है, जिसमें से क्वेश्चन भी सारे बन जाएंगे आपके। मैंने अलग से क्वेश्चन ना देकर सारे क्वेश्चंस को इसमें डाल दिया है। या तो मैं अलग से क्वेश्चन लिखता फिर उसका आंसर दे देता, इसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है। आइए समझते हैं। ये जो अलैंगिक जनन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इसकी प्रक्रिया होती है मोनोपेरेंटल, मतलब केवल एक पेरेंट ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और जब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यहां हमें बहुत ज्यादा उसके सेक्स के बारे में नहीं सोचना, वो मेल है फीमेल है वो अनडिफाइन है। सिंगल पेरेंट सिंगल बॉडी से यदि न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रही है, देन उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया बाई पेरेंटल होती है, इसमें दो पेरेंट होते हैं, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। बात करें गैमीट फॉर्मेशन की, पहले समझ लें अब इस चीज को। गैमीट फॉर्मेशन के लिए बेटा, यदि प्रोसेस मोनोपेरेंटल है, एक जन की है, हमारे पेरेंट में 10 गुणसूत्र हैं, 10 क्रोमोसोम है, तो आप मुझे बताएं जो संतति बनेगी उस संतति में भी कितने गुणसूत्र रहेंगे। तो आपका आंसर आ रहा होगा, बोले सर संतति में भी 10 गुणसूत्र ही रहेंगे, 10 क्रोमोसोम ही रहने वाले हैं। जब भाई सिंगल पेरेंट है जिसके पास 10 क्रोमोसोम है, संतति को भी कितने चाहिए 10, क्योंकि हम जानते हैं जाति की स्थिरता के लिए या समान जीवों की उत्पत्ति के लिए गुणसूत्रों का समान होना बहुत जरूरी है, उसकी संख्या का समान होना बहुत जरूरी है। तो यहां मोनोपेरेंटल कंडीशन है, तो यहां पर संतति में भी आ गए हैं 10 गुणसूत्र। यदि ये 10 गुणसूत्र लाने हैं तो या तो सीधे सीधे गुणसूत्र यहां से ट्रेवल करते हुए आ जाएं, या फिर यदि गैमीट फॉर्मेशन हो, युग्मकों का उत्पादन हो, तो फिर फाइनली वो होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा। VIMP है बेटा कि अलैंगिक जनन के दौरान सामान्यतः गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, परंतु यदि गैमीट फॉर्मेशन होगा भी तो समसूत्री विभाजन से होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा। बट जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, विच इज अ बाई पेरेंटल प्रोसेस, जो कि एक दो पेरेंट वाली प्रोसेस है, जिसमें एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगी। मान लो हम जिस स्पीसीज की यहां चर्चा कर रहे हैं उसमें 16 क्रोमोसोम है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग, इनकी जो संतति बनेगी, उसमें भी कितने गुणसूत्र होना, उसमें भी 16 ही गुणसूत्र होना। अब यहां पर हमारे पास में इस संतति में 16 गुणसूत्र लाने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 कंडीशन है। एक बार मेल अपनी फीमेल से कहे, देख इस बार तू गुणसूत्र मत दे, बच्चे पैदा करने में मैं ही अपने गुणसूत्र दूंगा। फीमेल मान गई उसकी बात, बड़ी प्यारी थी, ठीक है, उसकी बात मान गई। मेल ने अपने पूरे 16 क्रोमोसोम इसको दे दिए संतति को, फीमेल ने अपना कोई भी क्रोमोसोम इस संतति को नहीं दिया। अरे भाई जब फीमेल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया फिर तो इसको लैंगिक जनन ही नहीं बोल पाएंगे। मतलब यहां पर ओनली पार्टिसिपेशन जो है वो मेल का हुआ है, और जब मेल का अकेला पार्टिसिपेशन यदि हुआ तब तो इसको अलैंगिक ही बोलेंगे। ऐसे ही एक बार फीमेल ने सोच लिया, बोले इस बार आप मत दो, इस बार केवल और केवल मैं ही गुणसूत्र दे देती हूं, देन अगेन ये अलैंगिक जनन ही रहेगा। यदि यहां लैंगिक जनन करवाना है तब मेल एंड फीमेल दोनों को पार्टिसिपेट करना होगा, दोनों को अपने अपने गुणसूत्र को संतति में ट्रांसफर करना होगा। भाई यदि लैंगिक करना है दोनों को ट्रांसफर करना है, बट दोनों ने यदि अपने पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम दे दिए, 16 गुणसूत्र दे दिए, तब यहां 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे संतति में, और वो सेम स्पीसीज की नहीं रहेगी। इसीलिए यहां पर जरूरी रहेगा कि यहां पर हो अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, मेल अपने 8 गुणसूत्र दे, फीमेल भी अपने 8 गुणसूत्र दे, तब जाके संतति में 16 गुणसूत्र बनेंगे और संतति अपने पैतृकों के समान रहेगी, पैतृकों की ही जाति की रहेगी। यहां जब मैं जाति शब्द बोलता हूं तो आप ऐसा ना समझें कि मैं हमारे कल्चर की जातियों की चर्चा कर रहा हूं, पटेल, राजपूत, सोनी, ऐसी कोई जातियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम ह्यूमन की जाति है सेपियंस। आलू में बात करें तो
जो आलू है उसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम जो है वो जीनस है, ट्यूबरोसम जो है वो स्पीसीज है उसकी। तो यहां पर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि अलैंगिक एक जन की है, लैंगिक में दो पेरेंट रहेंगे। अलैंगिक के दौरान सामान्यतः गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, बट यदि गैमीट का फॉर्मेशन होगा भी तो हमेशा समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। लैंगिक में गैमीट फॉर्मेशन हमेशा होगा, ऑलवेज होगा, एंड मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। बेटा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक घटना होती है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा मेरे साथ में याद कर लेना। समजात जोड़े के गुणसूत्र के, समजात जोड़े के गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान, गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट, वो भी कौन से क्रोमोसोमल, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बोले सर ये क्या बात हुई यहां समजात जोड़ा? जैसे अपन यदि ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो बेटा ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम, जिन्हें हम बोलते हैं 23 पेयर। मतलब हर पेयर में इस तरह के दो क्रोमोसोम रहेंगे, 1 + 1 2 क्रोमोसोम रहेंगे। बेटा इन क्रोमोसोम का पास पास आना, आपस में उलझना, उलझकर अलग होना। जब ये क्रोमोसोम उलझकर इंटरट्विन होकर इस तरह से सेपरेट होते हैं, तब इस गुणसूत्र का कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाता है और इसका कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में मैंने क्या बताया, समजात जोड़ा। बोले सर समजात जोड़ा हम किसको माने? समजात जोड़ा हम मानते हैं बेटा एक जोड़े के दो गुणसूत्रों को। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े हैं। मटर की बात करें, मटर में 2n = 14 होता है, 14 गुणसूत्र हैं, मतलब 7 जोड़े हैं। मतलब पहले जोड़े में 2, दूसरे में 2, तीसरे में, इस तरह से 7 जोड़े में दो दो गुणसूत्र मौजूद हैं। तो हर जोड़े के दो गुणसूत्र आपस में समजात जोड़े के गुणसूत्र कहलाते हैं, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाते हैं। इन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का आपस में पास पास आकर उलझना और उलझकर अलग होना। जब ये उलझकर अलग होते हैं उस दौरान इस गुणसूत्र का कुछ हिस्सा इसमें और इसका कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाता है। यही जो एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बट क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती कब है? बेटा ये प्रोसेस होती है मियोसिस के दौरान। मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा। जो मियोसिस है उस मियोसिस को मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड में बांटा है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। बहुत डिटेल से, बहुत आराम से हम इन चीजों को भी समझेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं जनन पर, है ना। तो यहां पर जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर उपस्थित रहेगी। बट जो हमारा अलैंगिक जनन है यहां अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, दैट इज क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी। और आपने अभी अभी देखा क्रॉसिंग ओवर के दौरान गुणसूत्र के भागों का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब है यहां पर नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, नए गुणसूत्री संयोग यहां पर निर्मित होंगे। तो यहां नए संयोग बने, यहां नए संयोग फॉर्म नहीं हुए। अगला पॉइंट है कि जब नए संयोग बने उससे जो गैमीट बने, क्या उन गैमीट में फ्यूजन होगा या नहीं होगा? तो चूंकि अलैंगिक में या तो गैमीट नहीं बना या फिर बना, और बना भी उसके बाद भी यहां गैमीट का फ्यूजन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो गैमीट बना है समसूत्री विभाजन से, उसके पास ऑलरेडी पहले से 10 गुणसूत्र हैं। यदि आपने दो गैमीट को मिला दिया 10 + 10, तब यहां 20 आ जाएंगे और जाति की स्थिरता का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। बाई पेरेंटल कंडीशन में 8 + 8 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल थी, इनमें फ्यूजन होगा, या जिसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या गैमेटिक फ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर युग्मक संलयन हमेशा उपस्थित रहेगा। चूंकि बेटा अलैंगिक जनन के दौरान कोई नया संयोग नहीं बना, इसलिए जो संतति रहेगी वो पैतृकों के 100% समान रहेगी।
ये जो समान संतति है इसकी जनसंख्या को बोलते हैं क्लोन, और क्लोन की कॉलोनी का जो एक मेंबर है, उसका जो एक पार्ट है, उस पार्ट को कहते हैं रैमीट। बट यहां पर बात करें लैंगिक में, यहां तो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इस लैंगिक के दौरान नए संयोग भी बने थे और यहां पर फर्टिलाइजेशन भी हुआ था, इसलिए उत्पन्न होने वाली संतति 100% पैतृकों के समान रहने वाली नहीं है, उसमें कुछ समानताएं और कुछ अंतर रहेंगे। ये जो संतति है इसे बोलते हैं हाइब्रिड या इसको बोलते हैं संकर। अगले जो पॉइंट्स हैं बेटा वो देखने में बड़े सिंपल हैं, बट पेपर में आए तो मजे आ जाएंगे, है ना, कि प्रोसेस सिंपल है या फास्ट है, अनुकूल परिस्थिति में होती है या प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, कम संख्या में बच्चे पैदा होते हैं या अधिक संख्या में संतति पैदा होती है। आइए समझते हैं इसको। बेटा जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यदि हम बात करें अमीबा में, तो सिंपली अमीबा में ये इस तरह से अमीबा दो पार्ट में डिवाइड होगी, और दो पार्ट में डिवाइड होने पर ये जो दो सेल बनी, ये 2 न्यू अमीबी सेल यहां पर हो गई, इसे हम बोलते हैं फिजन मेथड। कितनी सिंपल मेथड है, सोचो यदि इस मेथड से मनुष्य में जनन होता होगा या होता, ठीक है, यदि मनुष्य में ऐसा जनन संभव होता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। कभी भी कोई भी इंसान अपने आप को बीच में से दो भागों में काटता, बोले ये लो दो आइडेंटिकल फॉर्म हो गए, एक मूवी देखने जाता, दूसरा ऑफिस आ जाता, एक कहीं और काम करने जाता, एक कहीं और काम करने के लिए चला जाता। बट ये जनन मनुष्य में संभव नहीं है। तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। कहीं कहीं के केस में जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है, वही कोशिका का विभाजन इक्विवेलेंट होता है जनन के, अलैंगिक जनन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये प्रक्रिया बहुत सिंपल है, और सिंपल है इसलिए कैसी होती है, फास्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है लैंगिक जनन की। इसमें पहले सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, अरे भाई जनन अंग बनेंगे, जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, युग्मक स्थानांतरित होने के बाद वो फर्टिलाइज करेंगे, जायगोट बनेगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, समय लेने वाली प्रक्रिया है। VIMP क्वेश्चन ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, इवोल्यूशन चैप्टर के साथ मिलकर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी हमें इस लाइन का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अलैंगिक की तुलना में लैंगिक जनन अच्छा क्यों है, और लैंगिक की तुलना में बायोटेक्नोलॉजी अच्छी क्यों है। आज मैं आपको एक चीज का आंसर दे देता हूं, अलैंगिक की तुलना में लैंगिक अच्छा क्यों है। बेटा अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को संरक्षित रखता है। बोले सर संरक्षित रखना तो अच्छी चीज होती है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार किसी अच्छे काम के कारण भी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तो चूंकि उसने आनुवांशिक सूचनाओं को संरक्षित रखा, कोई नया संयोग फॉर्म नहीं होने दिया, तो जो जीव जैसे थे उनकी संतति वैसी ही बनी, उनमें जो कमियां थी वो कमियां संतति में भी रहीं। यदि वो पर्यावरण के परिवर्तन का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो जो बनने वाली संतति है वो भी पर्यावरण के परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब परिवर्तन आएगा बेटा, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन आया, लेकिन जीव में तो वैसे के वैसे ही गुणसूत्र हैं जैसे 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले थे। लेकिन यदि लैंगिक जनन होते जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते जाता, तो नए नए संयोग बनते जाते, और जिस जिस तरह का पर्यावरण में चेंज होता या प्रतिकूल परिस्थितियां आती, उनका सामना करने के लिए उस जीव में भी वैसे वैसे परिवर्तन आते जाते। तो यहां पर यदि हम बात करें, चूंकि अलैंगिक जनन के दौरान क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, नए संयोग नहीं बनते, इसलिए ये विकास की क्रियाविधि में या इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। विकास के लिए नए संयोग चाहिए, विकास के लिए परिवर्तन चाहिए। इसी को जरा इस तरह से समझना, आप सभी लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th उसमें जिस तरह की प्रिपरेशन आपने की, यदि वैसी ही तैयारी आप नीट एग्जाम के लिए भी करें
तो थोड़े से चांस कम बनते हैं कि हमें उतनी बढ़िया सफलता मिल जाए। मतलब यदि हम 9वीं 10वीं 11वीं में अपनी तैयारी को या अपनी तैयारी से कुछ चीजें सीखकर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई चेंज कर लें कि यार हमारे अंदर ये कमी थी, 9वीं 10वीं 11वीं में हमारे अंदर ये मिस्टेक थी, ये कमी रह रही थी हमारी पढ़ाई में, ये कमी हम हमारे नीट एग्जाम में नहीं रहने देंगे। आप यदि अपने अंदर वो परिवर्तन लेकर आ जाएं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी। बट बहुत सारे लोग अटके रहते हैं, वो सोचते हैं हम जैसा कर रहे हैं, हम जैसी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई बेस्ट है। बेटा वो बेस्ट यदि हो तो हमारे 700 नंबर आएंगे, ठीक है। यदि हमारे नंबर उससे कम आ रहे हैं मतलब हमें समझ लेना है अभी वो पढ़ाई हमारी बेस्ट नहीं है, हमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। और परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होनी चाहिए कि कहां हमसे पढ़ाई में कमी रह रही है। यही तो हमें जनन बता रहा है कि देखें यदि नए संयोग बनेंगे, नए तरह की चीजें आएंगी तो फिर फाइनली विकास होगा। तो यहां पे चूंकि नई चीजें नहीं आई तो विकास की क्रियाविधि में कोई योगदान नहीं है। आप भी यदि अपने आप पर अटके रहे, आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके 700 में से 720 में से 200 नंबर ही आ रहे हैं, 250, 300, 350 या 400 नंबर आ रहे हैं, मतलब उसको अपने पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। परिवर्तन करेगा तो ही विकास होगा। तो लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान साथियों? लैंगिक जनन के दौरान यहां पर नए संयोग बनते हैं, नए कॉम्पोजिशंस बनते हैं, इसलिए ये विकास की क्रियाविधि में सहायक हैं, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। थोड़े से आगे यदि हम चलें तो जो अलैंगिक जनन है, बेटा अलैंगिक जनन के द्वारा बड़ी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। हम बात करें इश्चरीचिया कोलाई की, तो इश्चरीचिया कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होकर या 20 मिनट में अपनी अगली जनरेशन को पैदा कर देती है। मतलब आप सोचें एक सेल से 2 सेल बनने में 20 मिनट, 2 से 4 बनने में और 20 मिनट, 4 से 8 बनने में और 20 मिनट, मतलब यदि इसको 20 मिनट लगातार दिन भर के लिए भी दे दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में अपनी संतानों को पैदा कर देगी। तो जो हमारा जनन है कौन सा वाला? अलैंगिक जनन, इसके द्वारा बड़ी संख्या में संतति जो है वो उत्पन्न होती है। जबकि बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन यदि मनुष्य का भी देखें, एक बहुत रेयर केस में ट्विंस यदि हुए तो 2, बहुत रेयर केस में 3, बहुत रेयर केस में एक साथ 4, बहुत ही रेयर, ठीक है। जनरली एक प्रेगनेंसी में एक ही चाइल्ड, एक ही ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, तो इसके द्वारा कम संख्या में संतानें पैदा होती हैं। अगला जो पॉइंट है समझें इसको जरा ध्यान से। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होती है और लैंगिक में मैंने लिख रखा है यह प्रक्रिया अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संपन्न होती है। अरे अच्छा, आप मुझे यह बताएं, अनुकूल परिस्थिति का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते तो आप सीख लें। अनुकूल परिस्थिति का मीनिंग है आवास, आवास में पर्याप्त भोजन और उस आवास में पर्यावरण की सारी अनुकूल स्थितियां, मतलब रहने के लिए पर्याप्त जगह हो, खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो और पर्यावरण भी यदि हमारा सपोर्ट कर रहा है, दैट इज उसे बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति। चूंकि लैंगिक जनन के दौरान बड़ी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, तो आप मुझे बताएं, संतानें पैदा हो जाएं, उसके बाद हम भोजन की, आवास की और पर्यावरण की चिंता करें, या उनके पैदा होने से पहले ही हमने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी हो? तो मैं समझ गया हूं आप सभी का आंसर है सर, पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से व्यवस्था होनी चाहिए मतलब अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। तो यदि अनुकूल परिस्थिति है तब तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। बोले सर बट क्या अनुकूल परिस्थिति में आपने तो लैंगिक भी लिखा है? बेटा ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमने ऐसा लिखा कि अनुकूल परिस्थिति में वो अलैंगिक जनन करेंगी। बट यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रतिकूल व अनुकूल दोनों परिस्थितियों में संपन्न होती है। समझते हैं इस चीज को। एक व्यक्ति है जिसके पास में अपन ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों रुपए की या खरबों रुपए की उसकी संपत्ति है, 1000 कमरों का उसका घर है। तो भाई परिस्थिति तो अनुकूल है, तो क्या उसे अलैंगिक जनन करवा दें क्या? आया समझ मैंने क्या कहा?
मतलब मनुष्य के केस में, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स के केस में अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन। ठीक है। हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति है तब तो लैंगिक जनन ही बेस्ट है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में यदि आपने बड़ी संख्या में संतानें पैदा कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रतिकूल परिस्थिति में चूंकि जो लैंगिक जनन है ये ऑलरेडी कम संख्या में संतानें पैदा करता है, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट बड़े ध्यान से समझ लें। अलैंगिक के द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न होती है, लैंगिक में समय ज्यादा लगेगा, संतानें कम पैदा होंगी। अलैंगिक जनन हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होगा, लैंगिक जनन अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संपन्न होता है। बात करें यहां फ्लावर की, तो बेटा फ्लावर जो है, पुष्प जो है, ये हमारे एंजियोस्पर्म की जननिक इकाई है। इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की जननिक संरचना है और इसे मॉडिफाइड कंडेंस्ड स्टेम या रूपांतरित संघनित प्ररोह कहा जाता है। बेटा जो नॉर्मल तना होता है ना, ये पृथ्वी की सतह, ये सीधी लाइन तना, इस पर ये जो गठाने बना रहा हूं, इन गठानों को साथियों हम कहते हैं नोड, या हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि, या आप गांठ भी याद रख सकते हैं। गन्ने के तने में आपने इन गांठों को बहुत क्लियरली देखा है। ये भी हो जाएगा हमारे पास में नोड, और दो नोड के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरनोड। बेटा जब नोड दूर दूर होते हैं, इंटरनोड की लंबाई ज्यादा होती है, तब वो नॉर्मली तने या प्ररोह के रूप में काम करता है। बट यदि ये इंटरनोड कंडेंस हो जाए, इसमें जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कम हो जाए, मतलब यहां पर यदि होने लगे संघनन, संघनन होने से क्या होगा? इंटरनोड छोटे हो जाएंगे और फाइनली बनेगा फ्लावर। तो यहां पर आप देखें, ये एक नोड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा नोड। इन नोड पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां लगी हैं। सबसे नीचे जो पत्तियों का चक्र है, पूरी साइकिल, कंप्लीट चक्र को कैलिक्स बोलते हैं। इस कैलिक्स वाला जो चक्र है, मान लो उसमें 5 पत्तियां थी, हर एक को बोलते हैं सेपल। मतलब ये चक्र के नाम है, और ये उस चक्र में मौजूद सिंगल सिंगल लीफ के लिए जो नाम रहेंगे वो हमने यहां लिखे हैं, सेपल या बाह्यदल। ऐसे ही अगला चक्र है कोरोला, उसकी इकाई है पेटल, और आगे है एंड्रोशियम, उसकी इकाई है स्टामेन या पुंकेसर, और आगे है गायनोशियम या जायांग, उसकी इकाई है कार्पल या स्त्री केसर। बेटा ये दोनों जो चक्र है ना, ये दोनों जो इकाइयां हैं, ये चक्र हैं यहां उनके, ये हमारे पुष्प के सहायक चक्र हैं, जबकि ये दोनों जो चक्र हैं ये हमारे पुष्प के जननिक चक्र हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। उसमें भी जो एंड्रोशियम है वो मेल है और गायनोशियम जो है वो फीमेल है। जैसे ही ये संघनन हुआ तो ये जो पूरा तना है ये इस तरह से चपटी संरचना में हो गया परिवर्तित, और फाइनली बना यहां पर हमारा फ्लावर। तो ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है। कैलिक्स की जो यूनिट है वो सेपल, यहां पर पेटल, यहां स्टामेन और यहां पर कार्पल। तो ये हमने फ्लावर का बेसिक यहां डिस्कस किया। अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे स्टामेन कहा जाता है या पुंकेसर कहते हैं इकाई को, और इसके समूह को कहते हैं एंड्रोशियम। मैं यहां पर आपको स्टामेन की संरचना बता देता हूं। ये हमारा पुष्पासन हो जाएगा, और पुष्पासन से इस तरह से हमारा स्टामेन जुड़ा हुआ है या पुंकेसर जुड़ा है। पुंकेसर में ये जो ऊपर वाली जो संरचना है, फूली हुई संरचना, बेटा ये एंथर या परागकोश है। ये संरचना बाइलोब्ड होती है। आपको ये 2 लोब भी दिखाई दे रहा है, ये एक तरफ की पाली, ये दूसरी तरफ की पाली। तो द्विपालित संरचना है। यहां पर नीचे ये लंबी पतली डंडी जो है ये फिलामेंट है। फिलामेंट में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है समीपस्थ सिरा, एक होता है दूरस्थ सिरा। याद रखना VIMP है, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। यदि पेपर में आया, वे सारे स्टूडेंट जिनने ध्यान से एनसीईआरटी रीड नहीं करी होगी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना, फिलामेंट का समीपस्थ सिरा या तो जुड़ा होता है थैलेमस से, या जुड़ा होता है पुष्पदल यानी कि पेटल से।
तो फिलामेंट या तो पुष्पासन से या पुष्पदल से जुड़े होते हैं। मैंने डायग्राम में आपको पुष्पासन से जुड़े हुए बताए हैं। इसका जो दूरस्थ सिरा है, उस दूरस्थ सिरे पर मौजूद होता है हमारा एंथर या परागकोश। तो यहां हमें समझ आ गई है इसकी संरचना कि भाई यहां एंथर, ये फिलामेंट, दूरस्थ सिरा एंथर से, समीपस्थ सिरा पुष्पासन से। अगली लाइन यहां देखें, पुंकेसरों की संख्या व उनकी लंबाई अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग होती है। जैसे मैंने कुछ संख्या के एग्जाम्पल लिखे हैं। लेग्यूमिनोसी का एक नाम फेवेसी फैमिली भी है, तो आप याद रख सकते हैं FSL फसल, फेवेसी सोलेनेसी लेग्यूमिनोसी। फेवेसी फैमिली में 9+1 मतलब 9 पुंकेसर एक साथ, एक अलग। सोलेनेसी में 5 एक साथ, मतलब 5 स्वतंत्र अवस्था में, ब्रेकेट नहीं लगाया। लिलिएसी में 3+3 के समूह में हमें पुंकेसर मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी पुष्पों में मिलने वाले जो पुंकेसर हैं उनकी संख्या समान रहे, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। यदि यहां से थोड़े से आगे चलें तो आप यहां देखें, ये हमने एंथर लिया। एंथर का जब हम टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो हमें इसमें ये 2 पाली और ये जो मैंने ब्लू कलर बना रखा है, अंदर सर्किल बना रखे हैं, वो कक्ष हैं। तो हर पाली में 2 कक्ष या 2 कोष्ठ। तो यहां पढ़ें आप, प्रारूपी आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्मिक एंथर में 2 पाली होती हैं। हर पाली में 2 कोष्ठ, कोष्ठ जिन्हें हम थीका कहते हैं, वो यहां पाए जाते हैं। दैट इज, ये जो संरचना है वो डाईथीकस होती है, द्विकोष्ठी होती है। अगला जो पॉइंट रहेगा वो है कि ये जो परागकोश है, देखें यहां बता देता हूं आपको, ये जो परागकोश है जिसमें ये हो गई हमारी एक पाली, ये दूसरी पाली। फिर यहां पर यदि मैं इसके कक्ष बताऊं तो ये एक कक्ष, ये दूसरा। हर पाली में कितने कक्ष हैं बेटा? 2, इसलिए बोल दिए हैं डाईथीकस, ठीक है। फिर ये इस दिशा में, यहां पर मतलब जो एंथर है वो 4 दिशाओं में डायरेक्टेड है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय। यदि यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें तो इसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। देखें आप, लघु बीजाणुधानी किसको कहा जा रहा है? ये जो हमारा एंथर है, ठीक है, एंथर की ये एक पाली, ये दूसरी पाली, यहां पर ये एंथर में मौजूद है कक्ष, ठीक है। ये जो एंथर में कक्ष मौजूद है, ये जो एंथर में चेंबर्स प्रेजेंट हैं, इन चेंबर में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनेंगे जो डेवलप होकर परागकण कहलाते हैं, जो डेवलप होकर परागकण या पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो यहां 4 कोनों पर चूंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को इनने अपने अंदर रखा है, लघु बीजाणुधानी बोल दिए, और यही लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी या पोलन सैक कहलाती है जब इसमें परागकण भर जाते हैं, है ना। अगली लाइन एनसीईआरटी ने लिखी बेटा, कई बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं पढ़ने में, बट हम इसको समझ लें। यहां पर लॉन्गिट्यूडनली परागकोश की लंबाई में ये पोलन सैक विस्तारित होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, पोलन सैक अनुलंबवत होते हैं या परागकोश में क्षैतिज होते हैं, या परागकोश अनुलंबवत है या क्षैतिज हैं? तो याद रखें वो लॉन्गिट्यूडनली हैं, अनुलंबवत होते हैं, और वो भरे होते हैं पैक्ड विथ पोलन ग्रेन, पराग कणों से भरे होते हैं। बेटा यहां पर अब हमें आगे इन चीजों को डिस्कस करना है। जैसे मैंने यहां पर पंचानन माहेश्वरी साहब को भी हाईलाइट कर रखा है, उनकी जो जो इंफॉर्मेशन हमें सीखनी है वो हम देख लेंगे। एनसीईआरटी में यहां वाले पैराग्राफ में जिसको हमें सीखना है वो हम सीखेंगे, बट ये सारी कहानी अब हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहें एमजीसीआई यूट्यूब चैनल के साथ में फाइटर 2.0 बैच पर। यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अब एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकंड
खराब ना होने दें। यहां पर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको डेली पढ़ते चलें, उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।